हेलो एवरीवन, होम साइंस लेट्स क्रैक इट पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 111। 110 तक हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम 111 सॉल्व करने जा रहे हैं। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा जिससे कि आपको क्लियर हो जाए हर एक क्वेश्चन। एक्सप्लेन करते हुए हम चलेंगे और साथ में आपको पिक्चर्स भी दिखाते हुए चलेंगे। ओके, चलिए फिर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पॉसिबल कॉज ऑफ टाइप 2 एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग आर। पहला है मेजरमेंट एरर एंड टू स्मॉल, पी वैल्यू टू कंजर्वेटिव, ट्रीटमेंट इफेक्ट नॉट प्रॉपर्ली अप्लाइड, पी वैल्यू टू लिटरल। हिंदी में देख लेते हैं इसको। परिकल्पना परीक्षण में टाइप 2 अशुद्धि के संभावित परिणाम है। माप अशुद्धि, एन अति छोटा, एन का मतलब है नंबर्स। ठीक है, ओके। फिर है पी मान अति रूढ़िवादी, उपचार प्रभाव ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया। पी मान अति उदार यानी कि लिबरल है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो है माप अशुद्धि का होना और एन का अति छोटा होना, और जो उपचार प्रभाव है इसका ठीक ढंग से लागू नहीं होना। तो यहाँ पर ए बी डी वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब है तीसरा वाला जो है आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट है 112 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर आरडीए दिया गया है और यहाँ पर कुछ आयरन, थायमिन, विटामिन सी और राइबोफ्लेविन दिया गया है जिसकी रिक्वायरमेंट पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी वो होगी मॉडरेट एडल्ट वुमेन के लिए आरडीए 2020 के अनुसार 29 mg। ओके, और जो थायमिन की रिक्वायरमेंट है वो है मॉडरेट एडल्ट वुमेन के लिए 1.7 mg। विटामिन सी जो हो जाएगा वो सेडेंटरी एडल्ट वुमेन के लिए 65 mg पर डे और राइबोफ्लेविन है 1.9 mg पर डे सेडेंटरी एडल्ट वुमेन के लिए। ओके, तो जो यहाँ पर आरडी 2020 दिया हुआ है इसको हमने मेरे चैनल पर आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा जिसमें हमने आरडी 2020 को डिटेल में समझाया हुआ है। तो वहां से आप अगर आप चाहो तो आरडी 2020 आसानी से पढ़ सकते हो, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ओके, उसका लिंक मैं यहाँ पर शेयर कर दूंगी जिससे आप यहाँ से भी देख सकते हो। चलिए तो यहाँ पर अब देख लेते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं फिर इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आयरन की रिक्वायरमेंट है वो है वयस्क महिला, मॉडरेट वयस्क महिला। मॉडरेट का मतलब हो गया जो मीडियम टाइप का काम करते हैं। ठीक है, ना बहुत हैवी काम कर रहे हैं और ना ही बहुत हल्का काम कर रहे हैं, यानी कि मध्यम वर्ग का जो काम करते हैं। तो वयस्क महिला जो कि मॉडरेट है उसके लिए 29 mg मिलीग्राम एक दिन में, और थायमिन की रिक्वायरमेंट है 1.7 मिलीग्राम पर डे। विटामिन सी की है 65 mg पर डे और राइबोफ्लेविन की है 1.9 mg पर डे। तो यहाँ पर आयरन में आ जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन। ओके, देखते हैं तीसरे में 2 है। इसके बाद में आ जाता है थायमिन। थायमिन में 1.7 यानी कि फोर्थ वाला जाए तो ये फर्स्ट है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर चौथा वाला, तो चौथा वाला और सी में पहला है और डी में सेकंड है। ओके, तो चौथा वाला जो आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा हम आरडीए देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हो। देखिए अब यहाँ पर जो विमेन के लिए पूछा गया है, विमेन के लिए यहाँ पर है सीडेंट्री, मॉडरेट और हैवी, यानी हल्का काम करने वाले, मध्यम वर्ग का काम करने वाले और जो हैवी काम करने वाले। अब इनके लिए यहाँ पर आयरन की रिक्वायरमेंट दी गई है 29। तो तीनों के लिए बराबर है, चाहे वो हल्का काम करे, चाहे मध्यम वर्ग का काम करे और चाहे वो हैवी काम करे, सबके लिए 29 mg पर डे आयरन की रिक्वायरमेंट है, बराबर है। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए अगर पूछा जाए 27 mg है, और लैक्टेशन में अगर पूछा जाए तो फिर 23 mg। लैक्टेशन का मतलब हो गया जो धात्री महिला होती है, यानी कि जब बेबी होने के बाद में जो माँ अपने बच्चे को, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना स्टार्ट करती है तो उसको लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं। ओके, तो 6 मंथ तक होता है। तो यहाँ पर 0 to 6 मंथ और 7 to 12 मंथ दोनों का, यानी कि 1 साल तक का बच्चे का यहाँ पर दिया गया है एज, तो उनके 23 mg पर डे हो जाएगा। तो लैक्टेशन में 23 है, प्रेगनेंसी में 27 mg पर डे है, और सीडेंटरी, मॉडरेट, हैवी के लिए नॉर्मल जो है उनके लिए 29 mg है। इसके बाद में राइबोफ्लेविन का पूछा गया है और थायमिन का। तो थायमिन का आप यहाँ पर देख सकते हो, सीडेंटरी के लिए पूछा गया था, सीडेंटरी जो विमेन है उनके लिए पूछा गया है, तो 1.4 mg यहाँ पर देख सकते हो आप। ठीक है, थायमिन, और 1.7 mg मॉडरेट के लिए है, 2.2 mg जो है वो हैवी वर्क के लिए है। अब यहाँ पर 1.4 है, अगर आपको याद करना है तो इसमें एक आसान तरीका है, आप याद कर सकते हो। 1.4 में प्लस कितना कर दोगे, 0.7 है तो इसका मतलब है 4 में 0.3 आप इसमें ऐड कर दो। ठीक है, तो 1.7 आ जाएगा। 1.4 में 0.3 आप ऐड कर दोगे, 1.7 आ जाएगा, और 1.7 में
0.5 आप ऐड कर दो तो 2.2 आ जाएगा, यानी कि 0.3 प्लस 0.5। तो जो सिडेंट्री है 1.4 आप याद कर लीजिए, उसमें 0.3 ऐड कर दीजिए 1.7 आ जाएगा मॉडरेट के लिए, और इसमें 0.5 ऐड कर दीजिए 2.2 आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम मेन के लिए देखें सिडेंट्री, मॉडरेट और हैवी के लिए, तो यहाँ पर देखिए जो सिडेंट्री के लिए वो सेम है 1.4 और 1.4, लेकिन जो मॉडरेट और हैवी है उनके लिए चेंज बस थोड़ा सा चेंज है। क्या करना है, 1.7 है मॉडरेट के लिए तो यहाँ पर 1.8 है, यानी कि इसमें जो 1.7 है उसमें आपको केवल प्लस 0.1 ऐड करना है, तो 1.8 आ जाएगा। इसमें 2.2 है, इसमें प्लस 0.1 ऐड करना है 2.3 आ जाएगा। यानी कि जो सिडेंट्री और मॉडरेट और हैवी, मेन और वीमेन है, एक आप याद कर लो तो आपको दोनों को याद हो जाएगा। ठीक है, एक आप याद कर लो, चाहे वीमेन का याद कर लो, उसमें हमने बता दिया किस तरीके से याद करना है, और इसमें सिडेंट्री का तो सेम है, मॉडरेट और हैवी में 0.1 केवल ऐड करना है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब राइबोफ्लेविन का देख लेते हैं। राइबोफ्लेविन में मॉडरेट पूछा गया है। ठीक है, मॉडरेट एडल्ट वीमेन का पूछा गया है, तो मॉडरेट एडल्ट वीमेन का है 2.4, यहाँ पर आप देख सकते हो 2.4 है राइबोफ्लेविन। ठीक है, और सिडेंट्री का 1.9 है और हैवी का 3.1 है। और इसमें अगर हम देखें मेन में, तो उसमें भी वही है, सेम 0.1 ऐड करना है। 1.9 में 0.1 ऐड कर दोगे 2.0 आ जाएगा। 2.4 में 0.1 ऐड कर दोगे 2.5 आ जाएगा। 3.1 में 0.1 ऐड कर दोगे 3.2 आ जाएगा। यानी कि अगर आप विमेन का याद कर ले तो उसमें सिर्फ 0.1 ऐड करना है आपको, मेन का भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो राइबोफ्लेविन का हो गया है। और विटामिन सी पूछा गया था, तो कहाँ गया विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, नियासिन, फोलेट, ये है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी में सेम है 65, सिडेंट्री, मॉडरेट, हैवी तीनों के लिए सेम है विमेन में, और जो मेन है उनके लिए 80 है, यानी कि सेम है। इसमें सिडेंट्री, मॉडरेट, हैवी तीनों के लिए 80 है, और विमेन में 65 है, सिडेंट्री, मॉडरेट, हैवी और दोनों के लिए। प्रेग्नेंट और जो है लैक्टेशन का अलग है, तो उसमें आप प्लस कर सकते हो। ओके, चलिए अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये चारों हो गया है। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश डाइट। तो यहाँ पर डाइट दी गई है, यहाँ पर पूछा गया है किस डिजीज में कौन सी डाइट दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला चलिए तो आइए थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसको, डैश डाइट। तो देखिए डैश डाइट, अब डैश का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। ठीक है, तो ये जो डैश का है, डैश का फुल फॉर्म होता है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। अगर आपको इसका फुल फॉर्म याद है तो आपको पता चल जाएगा कि ये हाइपरटेंशन के लिए होता है। ठीक है, यानी कि डैश डाइट किस में दी जाती है, हाइपरटेंशन में दी जाती है। ओके, और जो हाइपरटेंशन में इसमें जो डैश डाइट दी जाती है, इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, तो इसमें जो है अधिक मात्रा में, यहां पर मैं हिंदी में लिख देती हूं, अधिक मात्रा में फल और सब्जियों को लेने के लिए कहा गया है। और डाइट में और क्या चीजें ऐड करनी है, फिश यानी कि मछली लेना, डाइट में मछली को इंक्लूड करना, और कम वसा वाले दूध को ऐड करना, ये डैश डाइट के अंदर आता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या चीजें कम लेनी है, एक तो सोडियम कम लेना है, सोडियम का मतलब हो गया नमक कम लेना है, कम मात्रा में लेना है। ठीक है, और इसके अलावा क्या लेना है, वसा कम मात्रा में लेना है। तो ये जो डैश डाइट है, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन है, इसमें ये 5 चीजें कही गई हैं। अगर आप ये लेते हो तो हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। ठीक है, तो डैश डाइट जो है हाइपरटेंशन में दी जाती है। अब यहाँ पर आता है ग्लूटेन फ्री डाइट। तो जो ग्लूटेन फ्री डाइट है ये दी जाती है सीलियक डिजीज में। ओके, जो ग्लूटेन फ्री डाइट है तो ये आपको पता ही होगा, जो ग्लूटेन है वो एक प्रोटीन है, और ये किसमें पाया जाता है, ये गेहूं में पाया जाता है। गेहूं है, राई है, ज्वार है, बाजरा है, तो इसमें ये पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है। ठीक है, अब जो ग्लूटेन है ये 2 प्रोटीन से मिलकर के बना होता है। ग्लूटेन 2 प्रोटीन, एक तो ग्लाइडिन
ग्लाइडिन प्लस ग्लूटेनिन। ठीक है, इसको इंग्लिश में याद करो आप, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ग्लूटेन दो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, ग्लाइडिन और ग्लूटेन। तो इसको जो ग्लूटेन फ्री डाइट कह सकते हैं या फिर ग्लाइडिन फ्री डाइट कह सकते हैं, क्योंकि इसमें होता क्या है, जिनको भी सीलियक डिजीज होती है। ठीक है, सीलियक डिजीज क्या है, एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज है, यानी हम ये कह सकते हैं सिंपल भाषा में पेट की बीमारी है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, आंत है, उसके अंदर जो विलाई होते हैं तो वो काम करना बंद कर देते हैं, यानी कि उन पर वो डैमेज होने लगते हैं, उसकी वजह से सीलियक डिजीज होती है। तो इसमें होता क्या है कि जो भी ये ग्लूटेन जो ग्लाइडिन पाया जा रहा है, ठीक है, तो ये जो ग्लाइडिन है उसके प्रति ये रिएक्शन करने लगता है, क्रिया करने लगता है। तो अगर सीलियक डिजीज में इसी वजह से क्या होता है, ग्लूटेन फ्री डाइट देने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर आप जो है ग्लूटेन फ्री डाइट नहीं लोगे, जैसे कि गेहूं ही अगर खा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसमें चूंकि ये ग्लाइडिन होगा, ग्लूटेन होगा, तो वो क्या होगा कि रिएक्शन कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इस वजह से सीलियक में क्या होता है, ग्लूटेन फ्री डाइट दी जाती है। हाई एनर्जी डाइट तो वो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी में दी जाएगी, और लो प्रोटीन डाइट जो है लिवर डिसऑर्डर में दी जाती है, क्योंकि लिवर की बीमारी जब हो जाती है तो उसमें जो लिवर है वो क्या होता है, लिवर को क्या कहते हैं कि जो हमारे शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला वो अंग होता है, क्योंकि यहीं पर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बनते हैं और यहीं पर वो रिड्यूस भी, मतलब खत्म भी होते हैं, नष्ट भी होते हैं। तो लीवर क्या होता है कि लीवर सही से काम नहीं कर पाता है, वो अपना काम सही से कर नहीं पाता है, कमजोर हो जाता है, डैमेज होने लगता है। इस वजह से लो प्रोटीन डाइट देने के लिए कहा था, क्योंकि जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, और ये काम लीवर के द्वारा ही कंप्लीट हो पाता है, तो इस वजह से लीवर डिसऑर्डर में लो प्रोटीन डाइट देने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर चलिए, तो इसके हमें पता चल गया, हिंदी में देख लेते हैं। वही चीजें यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। डैश आहार किसमें दिया जा रहा है, उच्च रक्तचाप में दिया जा रहा है। ग्लूटेन मुक्त आहार सीलियक रोग में दिया जा रहा है। उच्च आहार गर्भावस्था में दिया जा रहा है, और निम्न प्रोटीन आहार यकृत विकृति में, यानी कि लिवर डिसऑर्डर में दिया जाए। तो आंसर देख लेते हैं। डैश जो डाइट है वो उच्च रक्तचाप, यानी कि थर्ड में, यहाँ पर दो ऑप्शन है। ग्लूटेन मुक्त जो है पहला है, तो दूसरी ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर तीसरा आ जाएगा ऑप्शन। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, और सी में फोर्थ आ जाएगा, और डी में सेकेंड आ जाएगा। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर है सीम दिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन दिया गया। फ्लैट सीम, सुपर इम्पोज सीम, बाउंडेड सीम और एज फिनिश। Narrow strip of fabric encompasses the cuttage of one or more plies. Two pieces of fabric abated together and stitched provides finish for a single ply of fabric. Two or more plies of fabric usually joined with seam allowance edges. अब यहाँ पर जो फ्लैट सीम है, तो इसके लिए आंसर यहाँ पर आ जाएगा two or more plies of fabric usually joined with seam allowance edges. Okay, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो है, सॉरी फोर्थ नहीं होगा, फ्लैट सीम में ये आ जाएगा, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। टू पीस ऑफ फैब्रिक एबटेड टूगेदर एंड स्टिच्ड, ये फ्लैट सीम में आ जाएगा। सुपर इम्पोज्ड सीम में आ जाएगा टू और मोर plies of fabric usually joined with seam allowance edges, और bound seam में आ जाएगा पहला। narrow strip of fabric encompasses the cuttage of one or more plies, इसका मैं पिक्चर भी अभी आपको दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। और edge finish जो होता है वो provides finish for a single ply of fabric। तो इसको हिंदी में भी देख लेते हैं हम जरा। चपटे सीवन यानी कि फ्लैट सीम जो होता है उसमें क्या होता है, एक दूसरे से सटे हुए और सिले हुए कपड़े के दो टुकड़े होते हैं। ठीक है, चपटे सीवन में। अधिरोपित सीवन यानी सुपर इम्पोज में क्या होता है, सीवन अलाउंस कोरों से सामान्यतः जुड़े हुए कपड़े की दो अथवा अधिक परतें होती हैं। आबद्ध सीवन यानी कि बाउंड सीवन में क्या होता है, कपड़े की जो सक्रिय पट्टी को घेरे हुए, कवर किए हुए एक अथवा अधिक परतों के कटे हुए कोर होते हैं। और कोर परिसज्जा क्या होती है, कपड़े की इकहरी परत के लिए परिसज्जा प्रदान करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा, ये चौथा वाला ए में सेकंड आ जाएगा, और बी में फोर्थ आ जाएगा, सी में पहला आ जाएगा, और डी में थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन सही है। इसका मैं थोड़ा सा पिक्चर आपको दिखा देती हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। फ्लैट सीम या फिर इसको फ्लैट फेल्ड सीम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो फ्लैट फेल्ड सीम, तो आपने ये जीन्स पर देखा होगा, जीन्स पर ये जो ये सिलाई की गई है, ठीक है, ये जो सीवन की गई सीम, ये वाली, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये जो सिलाई दिख रही है आपको,
ये क्या है, इसी को फ्लैट फेल्ड सीम कहते हैं। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो। और बाउंड सीम जो होती है, तो यहां पर आप देख सकते हो जो किनारे हैं तो उनको बाउंड कर दिया गया है। ठीक है, बंद कर दिया गया है, तो ये होता है बाउंड सीम होती है। और जो सुपर इम्पोज्ड सीम होती है इसको प्लेन सीम भी कहते हैं। प्लेन सीम का मतलब है कोई भी दो कपड़ा हो गया, दो अलग अलग कपड़े हो सकते हैं या फिर सेम हो सकते हैं, तो उनको जोड़ देना, जोड़ करके उनके किनारे इस तरीके से खुले भी हो सकते हैं और या फिर इनको हम बंद भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सुपर इम्पोज्ड सीम। और ये कोर परिसज्जा का तो परिसज्जा प्रदान करना है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, पिक्चर मैंने दिखा दिया है आपको समझाने के लिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 115 नंबर क्वेश्चन है, सुपीरियोरिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सोफिस्टिकेशन और सैडनेस दिया गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हिंदी में भी देख लेते हैं, फिर इसको हम डिस्कस करते हैं। श्रेष्ठता यानी कि सुपीरियोरिटी, तो सुपीरियोरिटी का मतलब होता है कि भावनाएं दी गई हैं, यहाँ पर उनका परिधान कर, यानी कि जैसी आपकी भावनाएं होंगी वैसे ही आप अपने कपड़े का चयन करोगे। ठीक है, तो अगर सुपीरियोरिटी आपके अंदर है, श्रेष्ठता की भावना है, तो आप महंगा और उच्च स्तरीय फैशन चूज करोगे। आत्मविश्वास से आप भरे हुए हो तो फिर आप जो है प्रकार हेतु उपयुक्त स्टाइल, यानी कि जैसा फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है स्टाइल को चुनोगे। ठीक है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। उसके बाद सुसंस्करण जो होता है, तो इसमें क्या होता है, न्यून कथन यानी कि अंडर स्टेटेड और अनलंकृत होता है। और उदासी में क्या होगा, आप शरीर का अप्रकटीकरण, यानी कि जिसमें कि आपकी जो बॉडी है वो शो ऑफ ना हो, दिखाई ना पड़े, तो ऐसे कपड़े का आप प्रयोग करोगे जिसमें कि आपकी बॉडी दिखे नहीं लोगों को। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, श्रेष्ठता का है यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन है। आत्मविश्वास में आ जाएगा तीसरा, तो यहाँ पर ये वाला, ए फोर्थ, बी थर्ड, सी सेकेंड और डी फर्स्ट है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर कलर स्कीम दी गई है और कलर्स दिए गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री, ट्रायड और टेट्राड। ठीक है, अब इसको आप हिंदी में भी देख सकते हो, इंग्लिश में भी देख सकते हो, सेम ही है। पूरक, खंडित पूरक, दोहरा पूरक, त्रयी, चतुष्ट है। ठीक है, पीला, हरा, नीला, बैंगनी, लाल, नारंगी, तो ये सारी थी। इसको मैं पिक्चर के माध्यम से आपको समझाऊंगी तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, अपोजिट एक दूसरे के। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में यहाँ पर येलो, ग्रीन और रेड पर आ जाएगा। ओके, और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा, तो ए में देखिए, ए में फिफ्थ वाला ऑप्शन सही है, फिफ्थ 2 में है। ठीक है, फिर बी में है, इसको मैं जरा आपको पिक्चर दिखा देती हूँ फिर आपको समझाती हूँ तो ज्यादा समझ में आएगा। तो यहां पर आप देख सकते हो ये है कलर व्हील, ये प्रैंक्स के द्वारा दी गई है। अब यहां पर आप देख सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में यहां पर पूछा गया है, तो इसको मैं एक साथ दिखाती हूँ जिससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। 1 मिनट। ओके, एक मिनट।
ओके चलिए, इसमें आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं। चलिए अब यहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री में येलो ग्रीन और रेड पर्पल है। तो यहां पर हम देख सकते हैं येलो ग्रीन कहां पर है, ये है येलो ग्रीन, ठीक है। ओके तो यहां पर ये है येलो ग्रीन, ठीक है। येलो ग्रीन आप देख सकते हो, तो येलो ग्रीन है और रेड पर्पल, ये हो गया येलो ग्रीन और ये हो गया रेड पर्पल, ठीक है। तो यहां पर ये एक दूसरे के अपोजिट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है एक दूसरे के पूरक होना, यानी कि अपोजिट होना। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है, येलो ग्रीन और रेड वॉलेट, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाएगा। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में अब यहां पर देखिए दो ऑप्शन होता है, फोर्थ फोर्थ दिया गया है, ठीक है। फोर्थ वाला ऑप्शन यानी कि सही है येलो, ये है येलो, ठीक है। फिर उसके बाद में रेड पर्पल, रेड पर्पल कहाँ है, ये है रेड पर्पल इधर है, ये वाला। तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, रेड पर्पल है और यहां पर है ब्लू पर्पल, ब्लू पर्पल यहां पर है। तो ये और यहां पर क्या होता है, जो स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, जैसे येलो है तो येलो की जो सामने वाला कलर होगा, यानी कि वॉलेट है, बैगनी कलर है, तो इसको छोड़ करके, इसको ओमिट करके इसके अगल बगल वाले दोनों कलर को ले लिया जाता है, नियर बाई कलर का। तो येलो के सामने वॉलेट है तो इसको छोड़ दिया जाएगा और ब्लू वॉलेट और रेड वॉलेट को ले लिया जाएगा, तो इसको बोलते हैं स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। तो ये येलो रेड पर्पल और ब्लू पर्पल हो गया, ठीक है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो गया। अब सी में देखना है, सी का मतलब है डबल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दो ऐसे कलर होंगे जो कि आमने सामने एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहां पर देख सकते हैं हम एक तो फर्स्ट है और यहां पर है थर्ड वाला ऑप्शन। तो थर्ड पहले देख लेते हैं, ब्लू पर्पल। तो ब्लू पर्पल आप देख ही रहे हो, यहां पर ब्लू पर्पल है और रेड, ब्लू पर्पल है और यहां पर रेड है। फिर है येलो ऑरेंज, येलो ऑरेंज ये है। तो ब्लू पर्पल और येलो ऑरेंज ये एक दूसरे के सामने है, ठीक है। और फिर है ग्रीन और रेड, ग्रीन यहां पर है और रेड यहां पर है, तो ये भी एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, ग्रीन और रेड। तो ये क्या हो गए, ये डबल कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि दो कलर हैं जो एक दूसरे के सामने हैं। ब्लू पर्पल के सामने येलो ऑरेंज है, रेड के सामने ग्रीन है। ट्राइड का मतलब हो गया, इसका मतलब यहां पर तीसरा वाला ऑप्शन सही है, सी में। सी में कौन सा था, थर्ड। तो यहां पर सी में दिया गया है डबल कॉम्प्लीमेंट्री, सी में सेकंड दिया गया है। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, रुक जाइए। सी में डबल कॉम्प्लीमेंट्री में पर्पल, ये तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ही, लेकिन ये टेट्राड भी बना रहे हैं, ठीक है। देख लेते हैं, तो यहां पर क्या है, ए में सी में सेकंड, दोनों में सी में सेकंड दिया गया है। तो सी में सेकंड भी देख लेते हैं एक बार, डबल कॉम्प्लीमेंट्री पर्पल रेड पर्पल। तो ये है पर्पल, ठीक है, ये रेड पर्पल है और येलो एंड येलो ग्रीन, येलो एंड येलो ग्रीन। तो इसमें भी एक दूसरे के अपोजिट है, येलो ग्रीन के अपोजिट है रेड पर्पल और येलो के अपोजिट है पर्पल, ठीक है। तो ये वाला सही है, ठीक है। तो यहां पर सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो ट्रायड है, ट्रायड का मतलब हो गया तीन कलर, यानी कि जो कलर व्हील है उसमें तीन कलर जो है इक्वली डिस्टेंस पर हो। तो एक बार देख लेते हैं इसको, ट्रायड में यहां पर इन्होंने एक में पहला है और एक में तीसरा है। तो पहला येलो, ब्लू पर्पल और रेड ऑरेंज। तो रेड ऑरेंज यहां पर है, येलो और ये ब्लू पर्पल है। तो ये क्या हो रहे हैं, ट्रायड, यानी कि तीन कलर हैं, ठीक है। ट्रायड है और टेट्रायड में चार, जो कि ये वाला हो जाएगा आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहां पर पहला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला, जो कि ये हमने बनाया हुआ है, ठीक है। ये टेट्राड, टेट्राड का मतलब है कलर व्हील में चार कलर जो है एक चतुर्भुज बना रहे हो, आयत बना रहे हो, ठीक है। तो ये चार कलर है, ओके। चलिए
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहां उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल प्ले, डिमॉन्स्ट्रेशन, लेक्चर, सिमुलेशन और ओरिएंटेशन। ठीक है, एक बार हिंदी में देख लेते हैं, फिर इसको हम डिटेल में करते हैं। भूमिका निर्वाह, प्रदर्शन, व्याख्यान, अनुरूपण और अभिविन्यास। भूमिका निर्वाह में आ जाएगा यहाँ पर प्रारंभ करने में व्यक्तियों की सहायता करने के लिए परिवेश संस्कृति से परिचित सहभागियों को भूमिका के अनुरूप अपने व्यवहार का अनुकूलित करने के लिए कहना। यानी भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले का मतलब होता है सहभागियों को भूमिका के अनुरूप, यानी कि जो भी रोल उनको दिया गया उसके अनुसार अपने व्यवहार को अनुकूलित करने के लिए कहना। तो ये हो जाएगा रोल प्ले में। प्रदर्शन में आ जाएगा ज्ञान दर्शाने के लिए कार्य या प्रयोग करना, यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट करना, ज्ञान दिखाने के लिए, नॉलेज देने के लिए उस पर काम करना या फिर प्रयोग करके, एक्सपेरिमेंट करके दिखाना, तो उसको डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं, प्रदर्शन बोलते हैं। व्याख्यान में आ जाएगा शाब्दिक और दृश्य प्रारूप में ज्ञान का संप्रेषण, और अनुरूपण में आ जाएगा यहाँ पर अनुरूपण जो है सिमुलेशन है। ओके, तो वस्तु स्थिति या प्रक्रिया की अनुकृति, और अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन में आ जाएगा प्रारंभ करने में व्यक्तियों की सहायता करने के लिए परिवेश और संस्कृति से परिचय कराना। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं जरा। भूमिका निर्वाह यानी कि रोल प्ले में हमारा आ जा रहा है ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। तो रोल प्ले में तीसरा 2 है। बी में प्रदर्शन में आ जाएगा ज्ञान दर्शाने यानी फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला है, ये है फोर्थ, तो चौथा वाला सही हो जाएगा। सी में व्याख्यान में पहला आ जाएगा शाब्दिक और दृश्य प्रारूप में ज्ञान का संप्रेषण, और डी में फिफ्थ आ जाएगा अनुरूपण में वस्तु स्थिति या प्रक्रिया की अनुकृति, और ई में सेकंड अभिविन्यास में प्रारंभ करने में व्यक्तियों की। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। रोल प्ले में ये आ जाएगा आस्किंग पार्टिसिपेंट्स टू अडॉप्ट देयर बिहेवियर टू अ रोल। डिमॉन्स्ट्रेशन में performing task or experiment that illustrate knowledge. Lecture में communication of knowledge in a verbal and visual format. Simulation में imitation of real world situation or a process. Orientation में introduction to environment and culture to help individuals get started. Orientation का मतलब होता है introduce करना। ठीक है, तो यहाँ पर चौथा वाला सही था। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर थियरी दी गई है, फ्री रेडिकल थियरी, इम्यूनोलॉजिकल थियरी, सेलुलर एजिंग थियरी और वियर एंड टियर थियरी। सेल्स कंटिन्यूअली डैमेज एंड एग्जिस्टिंग सेल्स कैन नॉट रिपेयर डैमेज्ड कंपोनेंट्स विद इन देमसेल्फ। ठीक है, और यहाँ पर इम्यून सिस्टम, तो यहाँ पर आ जाएगा, पहले देख लेते हैं फ्री रेडिकल थियरी में क्या आ जाएगा। फ्री रेडिकल थियरी में आ जाएगा तीसरा वाला ऑप्शन, द प्रोग्रेसिव इरिवर्सिबल एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव डैमेज टू सेल्स एक्सप्लेन लॉस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन एज वी एज। ठीक है, तो ए में आ जाएगा थर्ड। इम्यूनोलॉजिकल थियरी में आ जाएगा ये सेकंड ही आ जाएगा, इम्यून सिस्टम बिकम्स लेस एफिशिएंट इन मेकिंग द बॉडी रेजिस्टेंट टू पैथोजेंस एंड इन्फेक्शन। सेलुलर एजिंग थियरी में आ जाएगा चौथा वाला, एजिंग इज अ प्री प्रोग्राम्ड process and there is a rate at which each organ system will deteriorate। और wear and tear theory में आ जाएगा पहला, cells continually damage and existing cells cannot repair damaged components within themselves। ओके, इंग्लिश हिंदी में देखा। फ्री रेडिकल थियरी में ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। कोशिकाओं के ऑक्सीकरण संबंधी नुकसान का लगातार अप्रतिवर्त्य संचय उम्र बढ़ने पर कायिक कार्यों की हानि की व्याख्या करता है। इम्यूनोलॉजिकल थियरी में दूसरा है, रोग प्रतिरोधी तंत्र शरीर को पैथोजन और संक्रमणों के प्रति प्रतिरोधी बनाने में कम कारगर हो जाते हैं। सेलुलर एजिंग थियरी में बुढ़ापा आने पूर्व अनुक्रमित प्रक्रिया है, और यह वो दर है जिसके अनुसार प्रत्येक अंग तंत्र में ह्रास होगा, यानी कि कमी होगी। और वियर एंड टियर थियरी में कोशिकाएं लगातार नष्ट होती हैं और विद्यमान कोशिकाएं अपने भीतर के नष्ट घटकों की मरम्मत नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा सही है। तो ए में है तीसरा वाला ऑप्शन सही है, और बी में है सेकेंड। ए में थर्ड, बी में सेकंड, तो 2 है। अब सी में जो यहाँ पर है चौथा हो जाएगा, तो 2 है, सी में चौथा, ये इसका मतलब है तीसरा वाला। ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फोर्थ हो जाएगा, और डी में पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यहाँ पर डिसऑर्डर दिए गए हैं, डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी, और इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया। ठीक है, तो जो आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होगा उस वो आ जाएगा प्रॉब्लम्स इन प्रोनाउंसिंग साउंड करेक्टली, इसका मतलब है चौथा वाला ऑप्शन सही जगह। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने में और लिखने में, सीवियर इंपेयरमेंट इन एबिलिटी टू रीड एंड स्पेल। ओके, डिसग्राफिया में क्या होता है, हैंड राइटिंग में इंपेयरमेंट आ जाएगा, और डिसकैल्कुलिया में मैथमेटिक्स में डिफिकल्टी आ जाएगी। ओके, तो आते हैं हिंदी में देख लेते हैं इसको। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर में चौथा हो जाएगा, ध्वनियों के सही उच्चारण में समस्या आती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, पढ़ने और स्पेलिंग बताने की क्षमता में विकार आता है। डिसग्राफिया में लिखावट में दोष आ जाता है, और डिसकैल्कुलिया में गणित संबंधी गणना में कठिनाई आती है। तो पहले में चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो एक ही ऑप्शन है तो यही सही होगा। बी में पहला है, सी में सेकंड और डी में थर्ड है। ओके, इसको भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अलग अलग बहुत सारे जो डिजीज होते हैं लिखने और पढ़ने से रिलेटेड, तो उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। चलिए 120 नंबर क्वेश्चन है, भवई, यक्षगान, जात्रा और नौटंकी। तो जो भवई है ये कहाँ की है, ये गुजरात की है। यक्षगान कहाँ का है, कर्नाटक का है। जात्रा कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है। और नौटंकी है नॉर्थ इंडिया की। ठीक है, तो ये फोक थिएटर फॉर्म दिया गया है और किस किस स्टेट का है वो दिया गया है। भवई कहाँ पर है, ये गुजरात की है। यक्षगान ये लोक नाट्यशाला, तो ये कहाँ का है, अलग अलग स्टेट का दिया गया है, ये है कर्नाटक का। जात्रा है पश्चिम बंगाल की, और नौटंकी है उत्तर भारत की। तो भवई जो है इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 है। अब यक्षगान में कर्नाटक आ जाएगा 3, तो इसमें चौथा है तो ये नहीं होगा, दूसरा वाला होगा। सी में पहला आ जाएगा पश्चिम बंगाल, और डी में आ जाएगा नौटंकी जो है वो उत्तर भारत में। फिर है यहाँ पर गोल्स दिए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और उनकी कंसर्न या फिर हम कह सकते हैं लक्ष्य क्या रखे गए हैं। तो SD 5, 6, 7 और 8 दिया गया। जो SD 5 का लक्ष्य क्या है, इसमें जेंडर इक्वालिटी पर कहा गया है, मेन फोकस जेंडर इक्वालिटी पर है। SD 6 में क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए में सेकंड है, ए में सेकंड एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा। बी में फोर्थ है, SD 6 में क्या है, सॉरी SDG 6 में है चौथा वाला ऑप्शन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन पर कंसर्न दिखाया गया है। SDG 7 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7 का जो उद्देश्य है वो है पहला अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, और जो SDG 8 है इसमें थर्ड है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हिंदी में भी देख लेते हैं, तो यहाँ पर तीसरा वाला सही था। 5 का जो गोल है, लक्ष्य है, कंसर्न है, वो है लैंगिक समानता। 6 की है स्वच्छ जल और स्वच्छता। 7 का है वहनीय और स्वच्छ ऊर्जा, सॉरी पहला है। और 8 का है समुचित कार्य और आर्थिक विकास। तो यहां पर देख लेते हैं दूसरा, इसमें 5th में क्या है, सेकंड वाला है, तो ये वाला सही था। ठीक है, सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड। फिर है यू टेस्ट, एफ टेस्ट, स्काई स्क्वायर टेस्ट और पियर्सन आर टेस्ट दिया गया है। तो जो यू टेस्ट होता है वो यूज होता है मैन विटनी के लिए, और एफ टेस्ट होता है 1 वे और 2 वे। स्काई स्क्वायर टेस्ट होता है गुडनेस ऑफ टेस्ट के लिए, और पियर्सन आर होता है एस्टिमेशन ऑफ रिलायबिलिटी के लिए। ओके, यू परीक्षण मैन विटनी, एफ परीक्षण एक पथीय द्विपथीय के लिए, और काई स्क्वायर जो है गुडनेस ऑफ फिट के लिए, पियर्सन जो है विश्वसनीयता के आकलन के लिए किया जाता है। तो यू परीक्षण में दूसरा आ जाएगा, एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा। बी में फोर्थ है, सी में फर्स्ट है और डी में थर्ड है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, Put these foods in a sequence as per their calcium content starting from highest to lowest। पर 100 ग्राम पूछा गया है, तो यहाँ पर ड्रमस्टिक लीव्स है, सोयाबीन, पोटैटो, वॉलनट और चीज दिया गया है। तो यहाँ पर हमने इसकी मात्राएं लिख दी गई हैं, तो इससे आप आसानी से इसको यहाँ पर क्या है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट यानी कि घटते हुए क्रम में बताना है इसको। ठीक है, कैल्शियम कंटेंट पर 100 ग्राम में। तो सबसे अधिक किसमें है, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे अधिक चीज में है, तो ई, यहाँ पर 2 ऑप्शन है। चीज के बाद में किसमें है, ड्रमस्टिक लीव्स में है, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तो ए, इसमें भी 2 हैं। फिर तीसरे नंबर पर आ जाएगा सोयाबीन, तो बी, और इसमें क्या है लेकिन पहला वाला ऑप्शन है।
तो यही सही हो जाएगा। फिर तीसरे चौथे नंबर पर आ जाएगा वॉलनट यानी कि डी, और पांचवें नंबर पर आ जाएगा पोटैटो लास्ट में सी। ओके, तो यहाँ पर मैंने मात्राएं लिख दी हैं, इससे आप आसानी से इसको हाईएस्ट टू लोवेस्ट लगा सकते हो। हिंदी में देख लो, सहजन की पत्तियां, सोयाबीन, आलू, अखरोट और चीज। तो पहले नंबर पर चीज है, ठीक है, दूसरे नंबर पर सहजन की पत्तियां हैं, तीसरे नंबर पर सोयाबीन है, चौथे पर अखरोट है और पांचवें पर आलू है। तो एक बार आप इसकी मात्रा देख लीजिएगा, मैंने लिख दी है। फिर द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट इज टेस्ट मार्केटिंग, आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, कॉमर्शलाइजेशन या फिर फिजिबिलिटी टेस्टिंग। नए उत्पादन के विकास में सोपानों का क्रम है। तो नए उत्पादन का जब आप विकास करते हो तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, उसको जो है क्रम वाइज लगाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, विचार उत्पन्न होता है, ठीक है, पहले विचार आएंगे, उन विचार पर आप काम करोगे, यानी कि उनकी स्क्रीनिंग करोगे। उसके बाद में साध्यता परीक्षण, यानी कि कौन कौन सी संभावनाएं हैं उसको, तो उसको टेस्ट करेंगे हम। उसके बाद में उसको मार्केट में आप उसका परीक्षण करोगे, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद में उसको कॉमर्स यानी कि मार्केट में लेकर के आओगे। पहले फीडबैक लोगे, फीडबैक के अनुसार उसमें जो कमी है, क्या आप उसमें सुधार कर सकते हो, उसको और कैसे बेस्ट बना सकते हो, कि क्यों लोग जो है कम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, या फिर अगर अधिक एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। तो लास्ट में क्या होगा, व्यवसायीकरण आ जाएगा। देखते हैं बी, तो एक ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा, बी, सी, ई, ए और डी। ओके, फिर आता है, अब यहां पर आ गया है लिनन का, प्रोड्यूसिंग लिनन, करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ब्रेकिंग, रटिंग, रिपलिंग, हैकलिंग या फिर स्कचिंग। ठीक है, ब्रेकिंग, अपगलन, रिपलिंग, हैकलिंग और तंतु उपकर्षण। तो जो लिनन का उत्पादन होता है उसमें सबसे पहले क्या होता है, जो प्रोसेस ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है तो इन्होंने दिया है रिपलिंग का, ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर रिपलिंग दिया है, दूसरा रेटिंग दिया है, ठीक है, और रेटिंग के बाद में दिया है यहाँ पर आप देख सकते हो सी, ठीक है, तो ये वाला सही है सी। फिर उसके बाद में बी दिया है, फिर ए दिया है, ब्रेकिंग दिया है, और ब्रेकिंग के बाद में इन्होंने दिया है स्कचिंग यानी तंतुकर्षण, और लास्ट में हैकलिंग दिया है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, रिपलिंग के पहले भी क्या होता है, हार्वेस्टिंग होता है, यानी कि उसकी कटाई होती है। जो लिनन का पौधा तैयार किया जाता है फिर उसकी कटाई की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग के बाद में फिर उसकी रिपलिंग होती है। रिपलिंग में होता क्या है, इसमें क्या करते हैं कि पहले पौधों को पत्तियों और बीजों सहित ऐसे जो है बंडल बना करके रख देते हैं, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में क्या होता है, फिर उसकी जो पत्तियां हैं और बीज है उनको झाड़ करके, हिला करके, ठोक करके अलग कर देते हैं। ठीक है, तो पत्तियां और बीज जो है उससे अलग हो जाते हैं, सिर्फ क्या बचता है, तना, तो उसको बोलते हैं रिपलिंग। ठीक है, पत्तियों और जो बीज है उनको अलग करना वो रिपलिंग कहलाता है, ये अलग हो जाता है। अब जो सिर्फ तना बचता है, तने का फिर बंडल बना करके रख दिया जाता है। अब क्या करते हैं, तने की रटिंग करते हैं। रटिंग में क्या होता है, रटिंग को हिंदी में कहते हैं गलाना। अब गलाना ये कई विधियों, कई तरीके से गलाया जाता है। एक तो पानी द्वारा गलाया जाता है, ठीक है, और पानी के अलावा ओस के द्वारा गलाया जाता है। इसके अलावा लकड़ी के बर्तन यानी कि वुडन वैट रेटिंग होता है, लकड़ी के बर्तन में गलाया जाता है। और चौथा है केमिकल्स यानी कि रसायन के द्वारा गलाया जाता है। तो चार प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, तना प्राप्त कर लिया, उसके बाद में उसकी गलाने की प्रोसेस होती है जिसे रेटिंग बोलते हैं। अब इसमें गलाने में क्या करते हैं, चार तरीके से इसको गलाते हैं, यानी कि उसमें क्या करते हैं, पानी द्वारा, ओस द्वारा, लकड़ी के बर्तन या फिर रसायन के द्वारा क्या करते हैं कि उसमें भाप के द्वारा उसको, पानी के द्वारा, मतलब इन चारों प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, गलाने का मतलब है उनको नम करते हैं, मुलायम बनाते हैं, जिससे कि जो तना है वो मुलायम हो जाए। मुलायम हो जाएगा तभी उसमें से रेशा अलग हो पाएगा। ठीक है, तो उसको सॉफ्ट बनाते हैं, मुलायम करते हैं, जिससे कि रेशा आसानी से अलग हो जाए। तो रेटिंग प्रोसेस होगी। और रेटिंग के बाद में अब इन्होंने बताया है ब्रेकिंग यानी कि तोड़ना। तो अब क्या करते हैं, वो सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद में उसको तोड़ करके, पहले सॉफ्ट हो गया और सॉफ्ट होने के बाद में अब क्या करेंगे, उसको सुखाते हैं। सुखाने के बाद में अब उसको जो है ब्रेक करते हैं। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, यानी कि तोड़ करके रेशे को तने से अलग करेंगे, यानी कि लकड़ी अलग हो जाएगी और रेशा अलग हो जाएगा। तो ब्रेकिंग में क्या करते हैं, तोड़ते हैं, यानी कि जो तना होगा वो लकड़ी ही होगी, तो उसको ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है, जिससे कि रेशा अलग हो जाए। ठीक है, ब्रेकिंग। और ब्रेकिंग के बाद में जो यहाँ पर तंतुकर्षण दिया गया है, स्कचिंग, इसका मतलब होता है रेशे को निकालना, यानी कि तोड़ करके जब रेशे को लकड़ी से अलग किया जाता है तो वो प्रोसेस स्कचिंग कहलाती है, तंतुकर्षण।
ठीक है, तो इस रेशे को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद में हैकलिंग की प्रोसेस होती है। हैकलिंग में क्या होता है कि अब रेशा अलग हो गया, अब उसके बाद में उसको मशीन में, जिसमें कि कॉम्स लगी होंगी, कंघियां लगी होंगी, उनके बीच से गुजारा जाता है। इससे क्या होता है, जो लंबे फाइबर्स हैं, लंबे रेशे हैं, वो अलग हो जाते हैं, छोटे रेशे अलग हो जाते हैं। जो लंबे रेशे निकलते हैं उनकी क्वालिटी ज्यादा बेटर होती है, तो उनको जो है वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, तो अच्छी क्वालिटी की चीजें, पहनने योग्य जो भी चीजें हैं उनमें यूज कर लिया जाता है। और जो छोटे रेशे होते हैं उनको जो है निम्न श्रेणी में रखा जाता है और उनको अलग यूज के लिए यूज कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। और उसके बाद में हैकलिंग के बाद में, हैकलिंग लास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है, जिसमें कि रेशे तैयार हो जाते हैं और उसके बाद में फाइनल प्रोसेस, उसकी स्पिनिंग की जाती है, कटाई की जाती है, उसके बाद में उसकी बुनाई कर ली जाती है। तो इस तरीके से लिनन जो है से कपड़े तैयार किए जाते हैं। ओके, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आते हैं 126 नंबर क्वेश्चन। गिव द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कारपेट मेकिंग। कारपेट मेकिंग, वॉशिंग, कटिंग ऑफ पायल, राइटिंग, तालीम, डिजाइनिंग, नॉटिंग या फिर ड्राइंग। तो इनको भी सीक्वेंस में लगाना है। कालीन बनाने का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले क्या करें, डिजाइन देना, डिजाइन देंगे, यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है। देखते हैं कहीं पर डी है, एक ही ऑप्शन है, यही सही होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जो सही क्रम में लगाने के लिए आता है, तो उसमें से अगर आपको 2-3 ऑप्शन भी आपको आते हैं सही बिल्कुल, तो आप जो और अदर ऑप्शन जो है उसको आसानी से बिल्कुल क्रम में लगा सकते हो। तो इसके लिए जब भी आप प्रोसेस पढ़ो तो कम से कम उसमें लेकिन 3-4 आपको बिल्कुल सही आने चाहिए। जैसे अब इसमें ही कभी कभी एक ही ऑप्शन से आपका सही हो जाता है। अब इसे डिजाइन देना, आपको पहला ऑप्शन सही है तो पहला ऑप्शन पता है तो आपका आंसर सही हो गया। ओके, पहला डी हो गया। तो पहले जैसे जो आपको ऑप्शन आपको क्लियर है बिल्कुल कि ये बिल्कुल सही है, पहले नंबर पर होगा, दूसरे नंबर पर होगा, तो इसको पहले आंसर से मैच करवा लीजिए। आंसर में क्या होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, अगर 1, 2, 3 आपको पहला, दूसरा, तीसरा आ रहा है तो आसानी से आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका आंसर सही हो जाता है। तो सारा यहाँ पर सही करने के चक्कर में मत पड़िए, आंसर में जाकर के देखिए। तो पहला है डिजाइन देना, तो यहाँ पर सही हो गया आंसर। आप इसको हम आसानी से ला सकते हैं। पहले डिजाइन देंगे, उसके बाद में उसमें तालीम लिखी जाएगी, फिर उसके बाद में ई वाला ऑप्शन आ जाएगा, गांठें लगाई जाएंगी। फिर गांठें लगाने के बाद में क्या करेंगे, जो पाइल्स होंगे, ठीक है, उनको सूत्र जो होंगे उनकी कटाई की जाएगी और कटाई करने के बाद में उनकी धुलाई करेंगे और धुलाई करने के बाद में उनको सुखा लेंगे। ओके, तो बहुत आसानी से हो गया। अगर आपको एक पहला वाला ही अगर आपको क्लियर है बिल्कुल तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन सीक्वेंस। अब यहाँ पर क्या है, ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के स्टेप्स दिए गए हैं, यानी कि निर्णय लेने की जो क्रिया होती है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया गया है, यानी आपको लगाना है। तो ये भी आपको आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णय आप जब लोगे किसी भी चीज को लेकर के तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स स्टेप बाय मतलब क्रम से होंगे, एक के बाद एक कैसे आप करोगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो हिंदी में पहले देख लेते हैं, फिर हम इसको सीक्वेंस में लगाते हैं। विकल्पों को मापना, निर्णय लेने के दायित्व को स्वीकार करना, सर्वोत्तम विकल्प का चयन करना, विकल्पों को सूचीबद्ध करना और समस्या को समझना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या को समझेंगे कि एक्चुअल में समस्या है क्या, उसको समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, हम ऑप्शन भी साथ साथ देखते चलते हैं। तो 2 में ई है, तो यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन तो कट हो गया, अब 2 ही बचा, इन्हीं में से हमको देखना है। ई दोनों में है। समस्या को समझने के बाद में अब क्या करेंगे, हम उनमें से विकल्पों को सूचीबद्ध करेंगे, यानी कि उस समस्या के समाधान के लिए कौन कौन से विकल्प हैं उसकी एक लिस्ट तैयार करेंगे, अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। तो ये डी आ जाएगा, डी दोनों में है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब उनमें से क्या करें, उन विकल्पों को जो हमने लिस्ट तैयार की है उनका मापन करेंगे, नापेंगे, तौलेंगे, यानी कि उनका परीक्षण एक तरीके से करेंगे कि उन विकल्प में से कौन सा बेस्ट विकल्प होगा, तो उसको मापेंगे। तो ए, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ए, इसमें ए है और इसमें सी है, यहीं पर आंसर क्लियर हो गया कि हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, मापने के बाद में क्या करेंगे, आप उसमें जो सर्वोत्तम विकल्प होगा उसको चयन करेंगे, जो बेस्ट होगा उसमें से वो एक चुन लेंगे और उसी विकल्प के आधार पर हम निर्णय लेंगे और उसको एक्सेप्ट करेंगे, चाहे वो सही हो या फिर गलत हो। तो ये ऑप्शन पहला वाला सही हो गया आपका। ओके, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। फिर है अरेंज द स्टेप्स ऑफ डिसीजन
थिंकिंग प्रोसेस सीक्वेंस, तो ये भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ही है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से दिया हुआ है। ओके, तो हिंदी में भी इसको हम देख लेते हैं, फिर लगाते हैं। डिजाइन पर विचार करने की प्रक्रिया के चरणों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। लघु स्तर पर सस्ते उत्पाद सृजित करना, चयनित डिजाइनों का कठोर परीक्षण। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समस्या देखते हैं, समस्या को समझते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, समस्या की समानुभूति पूर्वक समझ, पहला ये आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन भी साथ साथ में, कहीं पर सी है तो दो ऑप्शन है। देखिए ये दो तो हट गया, दो ऑप्शन बचे। अब उसके बाद में समग्र समानुभूति पूर्वक समझ करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, समस्या के समाधान के लिए एकत्रित सूचना को व्यवस्थित करेंगे, यानी कि उससे रिलेटेड जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उनकी लिस्ट तैयार करेंगे। तो वही है समस्या के समाधान के लिए सूचना को एकत्रित करना, उनको व्यवस्थित करना। तो यहाँ पर ई वाला ऑप्शन है, देखते हैं इसमें एफ है और इसमें ई। एफ क्या है, विचार सृजन शुरू करना। तो अभी तो हम विचार उस पर नहीं करेंगे जब तक हमें बेस्ट विकल्प नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर एफ तो रॉन्ग हो गया, अब बचा तीसरा, तो ये सही हो गया, ठीक है। यहीं से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरा क्या है, एफ। अब हम जो है, जो लिस्ट हमने तैयार किया, अब उस पर हम क्या करेंगे, मापना। जो अभी जस्ट पहले इसके क्वेश्चन हमने देखा कि विकल्पों को मापेंगे, तो यहाँ यानी कि उस पर हम विचार करना शुरू करेंगे, ठीक है। तीसरा हो गया ए, लघु स्तर पर सस्ते। अब हमने यहाँ पर इन्होंने अब और सारे स्टेप्स हटा दिए हैं। विचार हमने किया, उनमें से कोई विकल्प चुना, ठीक है। सॉरी, विचार इन जो भी हमने हमारे पास समाधान से रिलेटेड जो भी सूचनाएं थी, ठीक है, उन पर हमने विचार किया और फिर उन पर विचार करके उनको हमने लघु स्तर पर सस्ते उत्पाद बना करके उनको लॉन्च किया, यानी कि चौथा ऑप्शन। फिर ए के बाद में आ जाएगा डी। अब व्यक्तिगत उपयोगकर्ता से प्रोटोटाइप पर फीडबैक लेना और सर्वोत्तम डिजाइनों की पहचान करना, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले हमने उस पर सस्ते उत्पाद बनाए, लघु स्तर छोटे स्तर पर सस्ते उत्पाद बनाए और उस पर हमने लोगों का फीडबैक लिया कि उस पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग पसंद कर रहे हैं या फिर नहीं पसंद कर रहे हैं। उसके माध्यम से हमने उसमें जो सर्वोत्तम डिजाइन थी उसकी पहचान की, यानी कि कई सारी डिजाइनें हमने तैयार की, ठीक है, और उसको फिर छोटे स्तर पर उतारा। उसमें से फिर लोगों ने जिस डिजाइन को सबसे ज्यादा पसंद किया, ठीक है, उसकी हमने पहचान कर ली। और फिर उसके बाद में पांचवें बाद में बी आ जाएगा, यानी कि जो डिजाइन हमने चूज की, जो सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया, उस पर फिर हमने कठोर परीक्षण किया और उन पर काम किया, उसको मार्केट में लेकर के आए। ओके, तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का ही स्टेप्स यहाँ पर भी होगा। तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इंग्लिश में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, समस्या को समझेंगे। उसके बाद में जो समाधान है उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, इंफॉर्मेशन को, उन पर विचार करना शुरू करेंगे। पहले उनको छोटे स्तर पर उतारेंगे, ठीक है, और फिर उस पर जो है लोगों का फीडबैक लेंगे और लास्ट में फिर उनको जो है रिगोरस टेस्टिंग ऑफ सिलेक्टेड डिजाइन्स। अरेंज कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, ठीक है। अब जो कोलबर्ग का स्टेजेस है, इसका मैंने अलग से वीडियो शेयर किया हुआ है, हमारे चैनल पर है, उसका मैं लिंक यहाँ पर शेयर कर दूंगी। तो वहां से अगर आप इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो वहां पर आसानी से इसको पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। बहुत ही सरल भाषा में हमने समझाने की उसमें कोशिश की हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर जो कोलबर्ग का स्टेज है, सबसे पहला इसमें जो आ जाता है वो है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, यानी कि डी। अब डी में दो है, देखिए ये दो हट गया, डी में दो है। इसके आगे बढ़ते हैं, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस के बाद में आ जाएगा इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंटल पर्पज एंड एक्सचेंज, दूसरा, यानी कि बी वाला। तो सी नहीं होगा, ये सही हो गया। इसके बाद में आ जाएगा सी, म्यूचुअल इंटरपर्सनल, और फिर आ जाएगा ई, सोशल सिस्टम मोरालिटी, और लास्ट में आ जाएगा यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो इसको मैंने समझाया है वीडियो में, तो वहां से आप इसको वीडियो देख करके आसानी से इसको समझ सकते हो, इसलिए यहाँ पर मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर कौन सा था, हमारा दूसरा वाला सही था, ठीक है। सबसे पहला क्या था, सजा और आज्ञाकारितान्मुखी होना। फिर दूसरा था व्यक्ति सहायता का प्रयोजन और विनिमय। फिर सी है तीसरा, परस्पर अंतर्वैयक्तिक अपेक्षाएं, संबंध और अंत वैयक्तिक अनुरूपता। उसके बाद में है सामाजिक व्यवस्था नैतिकता, और लास्ट में आ जाता है सार्वभौम नैतिक सिद्धांत। फिर आता है
अरेंज द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन सीक्वेंस, फॉर्मल ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। इसका भी वीडियो मैंने अलग से शेयर किया हुआ है, इसको अगर आप चाहो डिटेल में वहां से पढ़ सकते हो, उसका भी मैं लिंक शेयर कर दूंगी। ओके, तो यहाँ पर ये बहुत इजी सा है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे इससे, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लो। जो वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लो, जिससे आपको अच्छे से बिल्कुल याद हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। तो इसमें पहला आता है सेंसरी मोटर, दूसरा है प्री ऑपरेशनल, तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चौथा है फॉर्मल ऑपरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर बी एक ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। इंद्रिय चलनात्मक चरण, फिर है पहला, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक चरण, फिर तीसरा मूर्त संक्रियात्मक चरण और चौथा है आकारिक संक्रियनात्मक चरण। ठीक है, चलिए, तो यहां पर हमने ये आज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और जो भी मेरी वीडियो में इसके अलग से शेयर कर दूंगी, इसी के साथ में लिंक दे दूंगी, तो वहां से आप जो भी वीडियो आप देखना चाहते हो उसको डिटेल में देख सकते हो और समझ सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मेरे चैनल को, लाइक जरूर करिएगा, अगर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। Okay, thank you so much. Bye bye and take care.